आवाज आ रही है? यस सर। ठीक। तो शुरू करते हैं 11 जनवरी का न्यूज। ये फर्स्ट फ्रंट पहला पेज का ही न्यूज है। क्या है? इंडिया सीन एज ए पिलर ऑफ स्टेबिलिटी से पीएम। तो एक्चुअली यहाँ क्या बात कर रही है? गुजरात में ग्लोबल समिट हुई है, इसको लेके बात कर रही है। तो 2024 को क्या बोला गया? वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट। ये स्टार्टेड कब हुआ था गुजरात ग्लोबल समिट? तो 2003 में, जब मोदी जी क्या थे उस टाइम सीएम थे गुजरात के। ठीक है। कहता ए ग्लोबल फोरम फॉर बिजनेस कोलेबोरेशन, नॉलेज शेयरिंग एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ए स्टेटमेंट इशूड बाय द। तो कह रहा है कि ये क्या है ग्लोबल समिट, गुजरात ग्लोबल समिट। तो एक ऐसा फोरम है जिसमें, मतलब बिजनेस फोरम है, जिसमें दुनिया भर के जो देश हैं उसमें क्या करते हैं, अपना कोलेबोरेशन करते हैं, अपना नॉलेज शेयर करते हैं और स्ट्रेटजी बनाते हैं ताकि ग्रोथ ग्रोथ हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। तो 2024 का जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट है क्या है? तो इसमें करीब 1.3 लाख पार्टिसिपेंट्स, 140 कंट्री से इतना पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया इस समिट में। ठीक है। तो ये 10वां एडिशन मनाया जा रहा है। कहता है विच हैज आल्सो इमर्ज्ड ए फोरम फॉर डिस्कशन ऑन ग्लोबल प्रायोरिटीज एंड कंसर्न सीनियर। अब कहता है कि इसमें जो है क्या क्या चीज को बात की जाएगी, ग्लोबल प्रायोरिटीज मतलब दुनिया को क्या क्या चीज की जरूरत है और क्या क्या चीज पे चिंताएं हैं उस पर बात की जाएगी। पर्पस क्या है? तो मेन जो फोकस है किस चीज पे है इस समिट का? तो सेमी कंडक्टर पे, ग्रीन हाइड्रोजन पे, स्पेस टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और इंडस्ट्री 4.0। इंडस्ट्री 4.0 मतलब रिवोल्यूशन एज है अभी क्या चीज का, टेक्नोलॉजी का। तो इन सारे चीजों पे चर्चा होगी। सर ठीक है। इंडस्ट्री 4.0 में क्या बताया आपने? अभी का जो समय है वो क्या है? इंडस्ट्री का रिवोल मतलब टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन है ना, टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है। तो इसको बोला गया है इंडस्ट्री रिवोल्यूशन 4.0, जो टेक्नोलॉजी स्पीड से अभी ग्रो कर रहा है ना, इसलिए। हाँ। चलो आगे देखो। इसमें क्या है कि इंडिया और मालदीव्स के बारे में थोड़ा समझता है कहानी, क्या हुआ है। तो द रैपिड डिक्लाइन इन टाइज बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। तो इंडिया और मालदीव्स के बीच रिलेशन क्या हो गया? बहुत डिक्लाइन हो गया। कहता जस्ट ए मंथ आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी met with newly elected Maldivian president मोहम्मद मोइजू should set alarm bells ringing। तो अब कहता है क्या कि जब नरेंद्र मोदी क्या हुए, हाल ही में जो जीते हैं प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू मुइजू, तो इनसे जब मिला है तो क्या हुआ इसके बाद? चेतावनी की घंटी बजने लगी। तो कहता है कि ये ट्रिगर कब हुआ, मतलब ये उबाल कब आया इसमें? जब मालदीवियन मिनिस्टर ने क्या किया, मोदी जी पे कुछ कमेंट किया। कब? जब वो लक्षद्वीप का दौरा कर रहे थे और क्या कर रहे थे कि इजराइल के बीच जो इनका क्लोज रिलेशनशिप है, इन चीजों के लेके टिप्पणी किया। ठीक ना। उसके बाद द मिनिस्टर्स आल्सो मेड डेरोगेटरी रिमार्क्स अबाउट इंडिया। तो इंडियंस के बारे में इन्होंने क्या किया, अपमानजनक बातें भी कही। लिख लीजिए, डेरोगेटरी मतलब था अपमानजनक। तो इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ट्वीट्स को तो हालांकि डिलीट कर दिया गया, उन सभी मिनिस्टर को सस्पेंड कर दिया गया मालदीवियन गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। लेकिन जो डैमेज था वो तो हो गया। कैसे डैमेज हो गया? तो इंडिया के भी जो जो सेलिब्रिटी हैं, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, इसका जवाब दिया। वहां पे जो एम्बेसी था हमारा, उनको वापस बुला लिया गया इंडिया। और हर्ट इंडियंस हैव crowded सोशल मीडिया साइट्स कॉलिंग फॉर इकोनॉमिक बायकॉट ऑफ द मालदीव्स। तो जो इंडियंस हर्ट हुआ, तो भीड़ों की संख्या में ये लोग सोशल मीडिया पे आए और क्या बोला कि मालदीव्स के इकोनॉमी को बाइकआउट करो। क्यों? क्योंकि इंडियन टूरिस्ट मेक अप द मोस्ट अराइवल्स पोस्ट कोविड 19। क्योंकि कोविड 19 के बाद, पोस्ट कोविड 19 जो आया था, इसके बाद सबसे ज्यादा टूरिस्ट इंडिया से ही गए हैं मालदीव्स। तो और 50% जो मालदीव्स है उसका जो इकोनॉमी है, 50% टूरिस्ट पे ही टिका हुआ है। अब देखिए क्या कहता है। However, the underlying reasons। हाँ बोलो। और ये मालदीव का जो इकोनॉमी है दो चीजों पे है ना, एक टूरिस्ट और एक हाइड्रो पावर। हाँ, तो मेनली इसी पे है 50%। ठीक है। ओके। अब देखिए क्या कहता है।
कहता है however the underlying regions run deeper and could have a broader impact on India Maldives relation and the neighborhood according to change in the government in Malé। माले क्या है, राजधानी वहाँ की मालदीव्स। अब देखिए क्या कर रहा है कि अगर आप इनको सोचिएगा ना तो बड़ा डीप में ये बातें हैं। चलो ये चीज तो ठीक है, बाइकआउट सब लोगों ने किया, लेकिन दोनों को इससे हार्म इफेक्ट आएगा, इंडिया को भी और मालदीव्स को भी। क्यों? तो देखिए, क्योंकि बात ये है कि मालदीव्स क्या है, हमारे पास ओशियन में है। अगर उनसे अच्छा रिलेशन नहीं रहेगा तो हमारा जो इंडियन ओशियन का रीजन है, देखिए ये क्या है, इंडियन ओशियन है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका मालदीव्स है। तो अगर यहाँ पे अच्छा रिलेशन नहीं रहेगा हमारा, तो क्या होगा, इधर से जो ट्रेड रूट होगा तो वहां पे डिस्टरबेंस होगा, जो कि चाइना अपनाना चाह रहा है। समझ गए? तो दोनों को इससे घाटा है, और इस एरिया में जो सिक्योरिटी होगा वो इंडिया का अच्छा से नहीं हो पाएगा। अगर ये चाइना से मिल गया तो इंडिया के लिए दिक्कत है, ऑब्वियसली उधर ही झुका हुआ है। अब कहता है मिस्टर मुइजू रोड टू पावर ऑन द बैक ऑफ द पीपीएम इंडियाज आउट कैंपेन। तो इन ये जो पीपीएम मतलब प्रोग्रेसिव पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी, उनके पार्टी का नाम है, ठीक ना। हम्म, क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव पीपल पार्टी। प्रोग्रेसिव पीपल मेंबर्स ऐसे कुछ है, ठीक ना, ओके। देख लीजिएगा। तो क्या कर रहे थे, हाँ मिस्टर मिजो जो पावर में आया, उनकी पार्टी कैसे आया, इंडिया आउट का अभियान दिया था, नारा दिया था, तभी आया था। अब कहता है कि डिस्पाइट इट्स disappointment with the win of anti-Indian forces, given the warm relationship it shared with his predecessor Ibrahim Soli, the Modi government sent a minister to his swearing in. There was a Modi Muizu meet at the COP28। तो कहता है क्या, एंटी इंडियन फोर्सेस, तो इंडिया के फोर्सेस को भी क्या किया गया था, लौटा दिया गया था, बोला कि ले जाइए। इसके बावजूद भी सरकार ने क्या किया था, अपना एक मंत्री को भेजा था उसके स्वर्ण शपथ लेने, शपथ ग्रहण में, ठीक ना, जो अभी प्रेसिडेंट बने हैं। तो सरकार समझ रहे हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है। समझ गए? किसके साथ, मुइजो के साथ, मतलब मालदीव के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, फाइव मुइजो चूज टर्की एज हिज फर्स्ट बायलेटरल डेस्टिनेशन and is now visiting China, becoming the first president not to make India's first priority। कहता ऐसा पहली बार हुआ है कि जब कोई मालदीव्स में जीता और उसकी पहली प्रायोरिटी क्या है, इंडिया नहीं टर्की है। उसके बाद मिस्टर मुइजू हैज कंटिन्यूड टू प्रेस इंडिया ऑन द विड्रॉल ऑफ इट्स मिलिट्री पर्सनल इवन दो इंडिया हैज क्लैरिफाइड देयर रोल। इंडिया ने जबकि ये कह चुका है कि उसका फोर्स वहां पे रहना क्यों जरूरी है, फिर भी उन्होंने क्या बोला, इंडिया को प्रेस किया, दबाव दिया कि आप अपना मिलिट्री यहाँ से ले जाइए। With the calls for boycotts and rising hyper-nationalist rhetoric, Delhi and Mali need to make a step back and really reassess their responses। अब क्या कर रहे हैं कि ठीक है, ये सब तो हो गया, जो कहने का था इधर से बोला गया, उधर से बोला गया। जरूरत क्या है, दोनों देशों को एक साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आना चाहिए। The last few years of ties between the Soli government and Delhi saw the benefits of a stronger relationship. India's infrastructure forays and development projects in the islands, and intense strategic partnership support during the COVID-19 pandemic and cooperation on the international stage। तो कोविड 19 में क्या हुआ था, दोनों देशों के बीच अच्छे रिलेशन देखे गए थे। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया था वहां पे, आइसलैंड के पास, मालदीव्स के पास, इंडियन ओशियन में। तो इसलिए जरूरी क्या है, दोनों देशों को साथ होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे बॉर्डर पे हैं। अगर उनसे हमारे रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी बात सहेंगे, जवाब तो देना ही चाहिए। लेकिन अब वो ठीक है, माफी तो मांग ही लिया, तो माफ कर देना चाहिए। चलो अब देखते हैं द लॉज अराउंड री इमिशन पॉलिसी। तो इसमें बात क्या गई है, बिल्किस बानो केस की बात की गई है। तो इसमें कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं कि गवर्नर का क्या पावर है, स्टेट का क्या पावर है। तो इसको समझते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन जनवरी 8 set aside the remission of 11 convicts sentenced to life imprisonment for the gang rape of Bilkis Bano and murder of her family during the 2002 communal riots in Gujarat। तो 2002 में जो गुजरात में दंगे हुए थे, सांप्रदायिक दंगे, उसमें क्या होता, बिल्किस बानो के साथ रेप किया गया और उनके फैमिली को मर्डर कर दिया गया, जिसमें 11 कन्विक्टेड थे। अब इनको क्या किया गया,
री इमिशन कर दिया था, इनको छोड़ दिया गया था। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है गुजरात, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास एक पावर होती है, आगे बताऊंगा। उस पावर के द्वारा क्या होता है कि अगर कोई सजा काट रहा है तो जेल से वो पनिशमेंट माफ कर सकता है, उसे बाहर कर सकता है। तो यही चीजें एक्चुअली हुई थी। तो द री इमिशन ऑर्डर वाज पास्ड बाय द गुजरात गवर्नमेंट इन अगस्त 2022। तो 2022 में क्या हुआ, गुजरात सरकार ने एक रिमिशन ऑर्डर पास करके इन 11 को छोड़ दिया गया था। ठीक है। व्हाट आर द क्लीमेंसी पावर्स? क्लीमेंसी पावर क्या होता है? क्षमा शक्ति के जो पावर होती है किसके पास होती है? एक होता है हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास, और दूसरा किन के पास होता है? गवर्नर। गवर्नर के पास। तो आर्टिकल 72 किसके लिए है? प्रेसिडेंट के लिए, और 161 जो है गवर्नर के लिए। ये चाहे तो माफी दे सकते हैं, इसे मैंने बहुत डिटेल्स में बताया। मतलब अगर किसी को सजा मिल गया है तो स्टेट में गवर्नर माफ कर सकते हैं, और पूरे देश की अगर बात हो तो वहां पे प्रेसिडेंट भी माफ कर सकते हैं। एक चीज डिफरेंस क्या है दोनों में, प्रेसिडेंट और गवर्नर में? प्रेसिडेंट साहब जो डेथ पेनल्टी को भी माफ कर सकते हैं, गवर्नर नहीं कर सकते। कहता these are sovereign powers vested in the heads of the union and state executive to be exercised on the advice of council of ministers। तो ये क्या है? सॉवरेन पावर है, किसके पास है? तो जो यूनियन के हेड होते हैं, यूनियन के हेड कौन है? प्रेसिडेंट। और स्टेट प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं गवर्नर। तो इनके पास क्या है? ये सॉवरेन पावर है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पावर है। और ये जो काम करेंगे किसके एडवाइस पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे। कहता इसके अलावा अप्रोप्रिएट दोनों अपार्ट भी फ्रॉम। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हाँ है। हाँ हाँ और हाँ। दोनों भी काउंसिल ऑफ। जी जी जी। ठीक है। ओके इसके ओके। बाद, इसके बावजूद क्या है, द अप्रोप्रिएट स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 432 ऑफ द सीआरपीसी 1973। तो सीआरपीसी का जो सेक्शन है 432, 432 सेक्शन, इसके अंदर अगर चाहे तो सरकार क्या कर सकती है? किसी के भी सजा को माफ कर सकती है, आधा कर सकती है, जिससे सजा सुना दी गई है। ये स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है। In case of life imprisonment convicts, the remission can be done only after a period of 14 years in jail as per section 433 ए ऑफ द सीआरपीसी। तो सीआरपीसी का जो सेक्शन है 433 ए, इसके अनुसार कहता है कि ठीक है, जो भी कन्विक्टेड है, सजा मिल गया उसको आप रिमिशन कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर वो 14 साल जेल की सजा काट चुका है तो ऐसे नहीं। ठीक है। मतलब किसी को सजा हो गई है और वो 14 साल का अगर जेल काट लिया है तो सरकार चाहे, स्टेट गवर्नमेंट तो क्या कर सकती है? सेक्शन 432 लगा के उसको जेल से बाहर कर सकती है। ठीक है। कहता है व्हाट इज द सुप्रीम कोर्ट रूल? सुप्रीम कोर्ट रूल, अब इसके बारे में क्या बोला? एक्चुअली क्या हुआ कि जो गुजरात गवर्नमेंट ने 11 कन्विक्टेड को छोड़ दिया था, जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? उसे खारिज कर दिया। कल या परसों का न्यूज मैंने बताया था ये, खारिज कर दिया और बोला कि 2 हफ्ते के अंदर फिर से इसको जेल में डाल दिया जाए 11 को। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या, क्यों ऐसा किया, उसके बारे में बताते हैं। द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स ऑर्डर कैटेगरिकली हेल्ड दैट गुजरात गवर्नमेंट इज नॉट द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू कंसीडर द रीमिशन। कहा कि गुजरात गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं है रिमिशन पिटीशन का। क्यों? क्योंकि मामला क्या हुआ कि जो कन्विक्टेड था गुजरात वाला, तो गुजरात से वो केस कहाँ चला गया? महाराष्ट्र कोर्ट में चला गया। समझ गया? महाराष्ट्र कोर्ट में चल गया ताकि वहां पे फेयर, मतलब इन्वेस्टिगेट हो, सही से जांच करने के लिए, सीबीआई के अंदर जांच करने के लिए। तो गुजरात से केस कहाँ भेज दिया गया? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कोर्ट चल गया। तो इनका कहना है कि ये काम किसका है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। वो ये काम कर सकता है, ना कि गुजरात गवर्नमेंट। कहानी समझ में आई? क्यों मामला चल रहा है इतना? नहीं समझे बात ओके। को? हाँ ठीक है। सर। मतलब गुजरात गवर्नमेंट कैसे कर सकते हैं जब वो महाराष्ट्र कोर्ट में है, महाराष्ट्र जेल में है? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? ये चीजें सेक्शन 432 लगाना चाहिए। ठीक है। अब कहता है इट हेल्ड दैट May 2022 order of the Supreme Court that asked the Gujarat government to consider the remission petition was obtained through fraud and suppression of the facts before the court। तो बोला कि गुजरात सरकार ने क्या किया? रिमिशन पिटीशन दायर करके उसमें जो है फ्रॉड तरीके से जानकारी दिया, और जो साक्ष्य था उसको दबाने की कोशिश किया गया कोर्ट के सामने। इसलिए 2022 में जो ऑर्डर दिया गया था मई में, उसे खारिज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट अपने ही ऑर्डर। समझ गए? सर ये लाइन एक बार वापस बताना। मैं कह रहा हूँ कि इट हेल्ड। 2022 में
2022 में जो जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ठीक है इनको रिहा कर दिया जाए, इसी को फिर से नलिटी कर देगा, इसको फिर से मतलब इस ऑर्डर को नहीं माना सुप्रीम कोर्ट ने, बोला कि नहीं वो ऑर्डर गलत था। क्यों? क्योंकि इसने जो पेश किया ना जो एविडेंस वो सब गलत था, फ्रॉड तरीके से यहाँ पे काम किया गुजरात गवर्नमेंट ने, इसलिए। ठीक है। ओके। और फिर हम्म। क्या बोला कि सरेंडर ऑफ ऑल द 11 पर्सन बिफोर जेल अथॉरिटीज विद इन 2 वीक्स, और 2 सप्ताह के अंदर 11 को जेल में भेज दीजिए। ठीक है। अब देखिए लास्ट में क्या कहता है, इट हेल्ड दैट द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर कंसिडरिंग द रिमिशन पिटीशन इन द इंस्टेंट केस महाराष्ट्र, it may consider their petition in accordance with the law and guidelines down by the court। बोला कि ये अब किसका काम है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उनका काम है, और जो गाइडलाइंस दिए गए हैं लॉ के अनुसार उनको फॉलो करके ये सुप्रीम कोर्ट में मामला डाल सकते हैं, पिटीशन डाल सकते हैं। कौन? महाराष्ट्र गवर्नमेंट। कहता दिस ऑर्डर हैज री इन्फोर्स्ड इन द फेथ ऑफ आवर जुडिशियल सिस्टम। तो कहता ये जो ऑर्डर दिया गया ना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्या हुआ, जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है ना, न्यायिक प्रणाली, इसमें फिर से विश्वास को भर दिया, and rule of law by setting aside a blatantly preserved order that shook the conscience of society at large and women in particular। कहा है कि ये जो ऑर्डर दिया गया ना कोर्ट के द्वारा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक जान डाली सोसाइटी में, लोगों के अंतरात्मा में, खास करके जो महिलाएं हैं, जो बड़े बड़े लेवल में है, बड़े संख्या में है, उनके कॉन्साइंस में समझ लो जान डाल दिया, क्योंकि इतना बड़ा क्राइम किया, उनको छोड़ दिया। अगर छोड़ दिया जाता सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो ये लोग का क्या होता, आहत हो जाती महिलाएं। तो ये एक तरह से क्या हुआ, इनके लिए जान डालने का काम किया। ठीक है। चलो ये देखिए आज एडिटोरियल सभी ज्यादा हैं। इसमें क्या लिखा है, व्हाई डिड नॉर्थ इंडिया फॉग हैवली इन द लास्ट वीक्स ऑफ 2023, इसी के जिक्र कर रहे थे ना। तो कह रहा है कि 2023 के लास्ट वीक्स में, दिसंबर के लास्ट में और जनवरी में, ये जो फॉग है तो खास करके कहाँ देखा जा रहा है, नॉर्थ इंडिया में ज्यादा। तो क्या कह रहा है कि जो क्यों इतना फॉग बन रहा है, ठीक है ना, तो इस चीज पे बात कही गई है। एक सेकंड दीजिएगा। तो समझते हैं इसको क्यों ऐसा हुआ। पहले आपको कहानी समझाते हैं। ये क्या है, हमारा इंडिया है, और तो ये जो नॉर्थ इंडिया है ना, ये तो यहाँ पे ज्यादा फॉग बनता है नॉर्थ इंडिया में। तो थोड़ा बहुत दिल्ली में है, राजस्थान में है, हरियाणा में, यहाँ भी फॉग बनता है। क्यों बनता है? ये जो मेडिटेरियन सी है ना, यहाँ पे बनता है लो प्रेशर। क्या बनता है? लो प्रेशर। और ये लो प्रेशर चलता है, तो जब लो प्रेशर है तो किधर जाएगा, हाई प्रेशर की तरफ। जब हाई प्रेशर बनेगा तो लो प्रेशर की तरफ जाएगा। तो ये चलेगा यहाँ से, यहाँ से चलेगा। कभी कभी ये लो प्रेशर सिस्टम यहाँ से भी चलने लगता है, और यही वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से क्या होता है, मानसून भी आते हैं। समझ गए? मतलब नमी लेके आता है। तो जब ये नमी लेके आता है ना इधर से, तो होता क्या है कि जब ट्रांजिशन फेज होता है, मतलब कि गर्मी से जब ठंडी के समय आने वाली होती है, समझ गए, तो गर्मी के से ठंडी आना, तो इधर क्या है, वार्म एयर। यहाँ पे तो आपने वार्म लो वार्म प्रेशर एयर, बताया। क्या बोले? यहाँ पे आपने लो प्रेशर बताया था ना सर, हाँ मेडिटेरियन हाँ सी। हाँ, यहाँ पे लो प्रेशर। तो क्या होता है कि जब ठंडे आने वाली होती है विंटर सीजन, और गर्म से ठंड आने वाली होती है, तो इधर गर्म हवा रहती है, जैसे मौसम ठंडा हुआ तो फॉग बनना चालू हो जाता है। इसको डिटेल्स में समझेंगे, समझते हैं। कहता है एज विंटर टाइटन्स टाइटन इट्स ग्रिप ऑन नॉर्दर्न इंडिया। तो जैसे विंटर क्या कर रही है, अपना ग्रिप मजबूत कर रहा है नॉर्दर्न इंडिया में, ए ब्लैंकेट ऑफ फॉग डिसेंडेड ऑन सेवरल स्टेट्स इन द लास्ट डेज ऑफ 2023 एंड द फर्स्ट ऑफ 2024। तो 2023-24 में देखिएगा, 2023 के लास्ट में और 2024 के शुरुआत में, तो काफी फॉग बन रहे हैं, जो कोहरा बनता है, क्रिएटिंग चैलेंजेस कंडीशंस फॉर रेसिडेंट्स एंड ट्रेवल्स अलाइक। तो खास करके रेसिडेंट्स को भी परेशानी हो रहा है, और किसको परेशानी हो रहा है, जो ट्रेवलर्स हैं, बहुत जगह का फ्लाइट मिस हो गया, ट्रेन डिले है। एक्चुअली द रीजन इज द फोग। समझते हैं इसको कि फोग होता क्या है। तो फोग है क्या, एक कलेक्शन ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। वाटर की छोटी छोटी क्या है, बूंदों का कलेक्शन है। तो प्रोड्यूस कैसे होता है, ये कैसे बनता है फोग, तो जब वाटर क्या होता है, इवोपरेट होता है,
और ये कूल डाउन जब हुआ, ठंडा हुआ, तो क्या हो जाएगा, कंडेंस्ड हो जाएगा। कैसे कंडेंस्ड होता है, तो इन्वायरमेंट में क्या है, एरोसॉल्स है। एरोसॉल्स मतलब पार्टिकुलेट मैटर। तो जो पॉल्यूशन का मीटर है ना, छोटे छोटे जो कण है, वो इन्वायरमेंट में है एरोसॉल के रूप में। तो जैसे ठंडा हुआ वाटर ड्रॉपलेट, वो वाटर वेपर ठंडा होगा, कूल डाउन होगा, तो क्या होगा, जैसे मान लो ये पार्टिकुलेट मीटर है, छोटे छोटे कण है। अब कूल डाउन होगा, जैसे वाटर वेपर, ये क्या करेगा, इसको सरफेस मिल गया, अब इस पे ये जमा होने लगेगा। समझे, तो ये बनते 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 फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे पूरा फोग बन जाएगा। समझ में आई कहानी। सर ये डायग्राम वाला नहीं समझा एक बार। कुछ नहीं, जैसे ये क्या है, ये एरोसोल्स है इन्वायरमेंट में है। अब हाँ वाटर वेपर यहाँ से गया, 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 तो वाटर वेपर गर्म होता है, जब ऊपर गया तो क्या होगा, ठंड होगा, ठंडा होगा। हाँ। तो ठंडा हो गया तो इसको मिल गया क्या, प्लेटफॉर्म मिल गया। तो प्लेटफॉर्म मिल गया सरफेस, तो इस पे क्या होने लगेगा, ये जमा होने लगेगा। बर्फ मतलब जैसे पानी रखे फ्रिज में कैसे जमा होने लगता है, तो उसी तरह ऊपर में भी वो क्या होता है, उसको वो प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ पे वो जमा होने लगेगा, तो यही बादल बनता है, क्लाउड, ओके। सॉरी फॉग बनता है। तो कहता है क्या, फॉग इज नथिंग बट ए थिक क्लाउड। फॉग क्या है एक्चुअली, जो बादल है ना उसी का मतलब मोटा बादल है, मतलब थिक है, बट वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस। लेकिन ये अर्थ सरफेस के बहुत क्लोज है। कैसे, कहता फॉर ए थिक फॉग टू फॉर्म, एक मतलब थिक फॉग बनने के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर शुड बी लोअर एंड एबंडेंट मॉइस्चर शुड बी अवेलेबल नियर द सरफेस। तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, हाई होना चाहिए। टेम्परेचर लो होना चाहिए और मॉइस्चर क्या होना चाहिए, एबेंडेंट, मतलब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मॉइस्चर। अगर नीचे से जा रहा है मॉइस्चर और ऊपर में क्या है, ठंड है ही, ठीक ना, टेम्परेचर लो है तो क्या बनेगा, फॉग बनने लगेगा। तो अच्छा, मतलब ये इसीलिए चारों फैक्टर चाहिए ना इसमें फॉग बनने के लिए। हाँ ये सब चाहिए करने। तो फॉग जनरली इसलिए किस में बनता है, ठंड के समय बनता है, क्योंकि लो प्रेशर से ठंड, ये मतलब फॉग वगैरह बनेगा, बारिश होगा। और जब हाई प्रेशर हो डेवलप होगा तब क्या होगा, तो ड्राई कंडीशन हो जाता है। ठीक है, कहता है फॉग materializes whenever there is a temperature disparity between the ground and the air। तो जब एयर, हवा, और जो नीचे का ग्राउंड है, इसके बीच में जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है, तब फॉग बनता है, मजबूत फॉग। दिस हैपेंस फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग इंडियन विंटर। फॉग इज क्रिएटेड व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप्स एट नाइट एंड इन द अर्ली मॉर्निंग। अब देखो टेम्परेचर डाउन कब होता है, तो खास करके रात में और अर्ली मॉर्निंग में, सवेरे में, तो इसलिए इस टाइम ज्यादा फॉग बनता है। समझे, टेम्परेचर इसी टाइम ज्यादा डाउन होता है। और एरोसोल्स क्या होता है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है तो वहाँ कंडेंस होने लगेगा। मतलब कि दिन भर कंडेंस। टेम्परेचर, कंडेंस मतलब उस पर संघनित हो गया, जो पार्टिकल है ना, इस पे जमा होने हाँ। लगा, तो इसको बोलते हैं कंडेंस। ठीक है, हम्म। तो क्या हुआ कि दिन भर एरोसोल्स हमारा इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है ना, दिन भर प्रेजेंट है। तो दिन में हाँ। टेम्परेचर जनरली क्या होता है, गर्म होता है। रात में टेम्परेचर ठंडा हो गया, सनलाइट चला गया तो टेम्परेचर डाउन हो गया। जैसे टेम्परेचर डाउन होगा क्या होगा, कंडेंस होना चालू हो जाएगा, तो बादल बनना, सॉरी ये फॉग जो है, फॉग बनना चालू हो गया। इसलिए सुबह में दिखता होगा, रात में दिखता है फॉग ज्यादा, दोपहर में ना के बराबर, है ना। समझ गए, हाँ सर। हाँ। ठीक है। अब कहता है हाई ह्यूमिडिटी कंबाइंड विथ एन एम्पल प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर और मॉइस्चर इनकरेजेस फॉगी कंडीशन। तो ह्यूमिडिटी जब ज्यादा हो, ठीक है, वाटर वेपर जब ज्यादा इन्वायरमेंट में, तो और वाटर वेपर या मॉइस्चर ये क्या करेगा, कंबाइंड करेगा, तो क्या होगा, ये फॉगी कंडीशन को बढ़ाएगा। मतलब जितना ह्यूमिडिटी बढ़ेगा, जितना वाटर वेपर मॉइस्चर बढ़ेगा, उतना क्या होगा, फॉगी कंडीशन बढ़ेगा। कहता द प्रोसेस बाय विच इट कूल्स प्लेज ए पाइवटल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ फोग। तो कहता है कि ऐसा प्रोसेस जो क्या करता है, फॉग बनने में काफी मदद करता है। तो दो मैकेनिज्म यहाँ पे दिया हुआ है। एक मैकेनिज्म, प्राइमरी मैकेनिज्म दिया हुआ है, उसको बोलते हैं इंफ्रारेड कूलिंग, ठीक है, और दूसरा बोलते हैं रेडिएशन फॉग, ठीक है ना। एक क्या है, इंफ्रारेड कूलिंग या फॉग बोलो, या रेडी, और दूसरा क्या है, रेडिएशन फॉग। तो समझते हैं, इट इज टिपिकली, ये वाला अकर्स व्हेन द वेदर इज ट्रांजिटिंग फ्रॉम समर टू विंटर। तो ये फॉग कब बनता है, तो जब हमारा वेदर क्या करता है, समर से
ट्रांजिट करता है किधर की तरफ, विंटर की तरफ, तब जो फॉग बनता है उसको क्या कहेंगे, इंफ्रारेड फॉग। समझ गए? तो हाँ सर। होता क्या है, इन द समर द ग्राउंड एब्जॉर्ब्स रेडिएशन फ्रॉम द सन। तो सन, तो ये हमारा अर्थ है, और अर्थ से सन क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है, करता है, करता है। वापिस बताना एक हाँ, बार। का सन से अर्थ क्या हाँ करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो हाँ। ये क्या हो जाता है, वार्मर हो जाएगा, बिकम्स वार्मर एंड मॉइस्ट एंड मॉइस्टेंस द एयर पासिंग ओवर। तो अब ये जो अर्थ है क्या होगा, हीट होगा। तो हीट होगा यस। तो इसके ऊपर जो हवा चलेगी, तो उसको ये क्या करेगा, मॉइस्ट कर देगा ना, वाटर वेपर भेज के कर देगा। नहीं समझे? जैसे टेम्परेचर टेम्परेचर पड़ा, हीट पड़ा किस पे, अर्थ पे, तो अर्थ गर्म हो गया, तो अर्थ पे जो वाटर का जो लेवल है, वाटर पानी जहां जहां है, तो उससे वाटर वेपर बनेगा। तो वाटर वेपर हाँ बन के क्या करेगा, ऊपर जाएगा, तो ऊपर में जो हवा चल रही है उसको मॉइस्चन कर देगा, मॉइस्चरीकृत कर देगा, मतलब नमी युक्त कर देगा, कर देगा। हाँ तो सर। जब नमी किया, नमी किया, व्हेन कूलर वेदर किक्स इन, और जैसे ठंड प्रवेश किया तो क्या होगा, द मास ऑफ वार्म मॉइस्ट एयर कम्स इन कांटेक्ट विथ प्रोसेस दैट कूल इट। तो जैसे ठंड प्रवेश हुआ, इधर से गर्म हवा है, दोनों टकराएगा, तो क्या होगा, तेजी से कंडेंस होना चालू हो जाएगा और ये फॉग बनने लगेगा। समझ गया? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, रेडिएशन फॉग क्या होता है? तो रेडिएशन फॉग इज प्रिवेलेंट एंड अकर्स, क्या लिखा है, इज प्रिवेलेंट एंड अकर्स व्हेन एन uneasonably unseasonably warm day with high humidity is followed by rapid dropping temperature। अब ये क्या होता है, तो कहता है कि जब अनसीजनेबली, मतलब विंटर में तो बनता ही है, कभी कभी क्या होता है, बिना सीजन के भी फॉग बनने लगता है, तो उसको कहेंगे रेडिएशन फॉग। कहता द स्पेसिफिक टाइप ऑफ फॉग, इट्स ड्यूरेशन एंड its effects are contingent on the various environment conditions। अब कहता है कि फॉग बहुत टाइप्स के होते हैं, जब ज्योग्राफी में आप लोग पढ़िएगा या पढ़े होंगे तो बहुत सारे टाइप्स के फॉग होते हैं, और ये डिपेंड किस पे करता है, बहुत सारे इन्वायरमेंट कंडीशन पे। अब देखते हैं कि नदर्न इंडिया जो है प्रोन टू फॉगिंग। तो नदर्न इंडिया में जो है ज्यादा फॉग क्यों होता है, देखो, द इंटायर इंडो गेंस्टिक प्लेन, इंडो गेंस्टिक मतलब वो गंगा वाला जो एरिया है ना इंडिया का, वो वाला रीजन। तो कहता है आर प्रोन टू फॉर्मेशन ऑफ फॉग ड्यूरिंग विंटर सीजन। तो विंटर के समय वहाँ 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 क्या बहुत ज्यादा फॉग बनता है। कहता एज ऑल द कंडीशंस, लो टेम्परेचर, लो विंड स्पीड, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी एंड प्लेंटी ऑफ एरोसोल्स आर प्रेजेंट इन दिस रीजन। तो यहाँ क्यों फॉग ज्यादा बनता है, क्योंकि ये जो सारे जितने हैं ना, ये सारे वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ये सारे फैक्टर, इसलिए वहाँ ज्यादा फॉग बनता है। समझ गए? और सर नहीं समझे? वहां पे जो गंगा है, वहां पे जो गंगा है वहां से वाटर वेपर बनेगा, फिर वाटर वेपर से वो वैसा होता हाँ है ना हाँ हाँ, प्रदूषण की वजह से, है ना। वाटर वेपर गंगा से, नदी से भी बनेगा, और भी तो तालाब पोखर घर में है उनसे भी बनता है वाटर वेपर, सभी जगह से। ओके। अब कहता है कि मॉइस्चर इनकर्शन इनटू दिस रीजन कैन हैपन वंस ए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब देखिए, तो कहता है मॉइस्चर इस रीजन में कैसे पहुंचेगा, एक बात की गई है ना, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी एंड प्लेंटी ऑफ एयर। तो मॉइस्चर अवेलेबिलिटी यहाँ कैसे होता है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कैसे होता है, तो जो क्या कहते हैं, कहता है कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से क्या होता है, प्रिसिपिटेशनल पैटर्न दैट ब्रिंग्स रेन टू नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, यहाँ पे बारिश होती है, विंटर के समय में भी क्या होता है, नॉर्थ इंडिया में बारिश होती है, किसकी वजह से, वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से। और ये क्या करता है, फिर पूरे नदर्न पार्ट्स में फैलता है ये बारिश। समटाइम्स मॉइस्चर इंकर्शंस कैन हैपन फ्रॉम द अरेबियन सी। और कभी कभी ये मॉइस्चर कहाँ से फैलने लगता है, अरेबियन सी से भी पहुंच जाता है नॉर्दर्न इंडिया में। ठीक है। अब देखते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को, थोड़ा सा लिखा हूं मैंने। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होती है, तो ए लो प्रेशर सिस्टम दैट ओरिजिनेट्स इन द मेडिटेरियन सी। तो ये कहाँ पे ओरिजिनेट होती है, मेडिटेरियन सी में। ठीक है, और मेडिटेरियन सी से कहाँ चला जाता है, ईस्ट के तरफ। कहता है ए नॉन मॉनसूनल प्रेसिपिटेशन पैटर्न दैट ब्रिंग्स विंटर रेन एंड स्नोफॉल टू द नदर्न एंड वेस्टर्न रीजन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है और नदर्न पार्ट है, तो वहां पे विंटर रेन, ठंड के समय में बारिश,
और स्नोफॉल जो लाता है इसी की वजह से लो प्रेशर क्रिएट होता है कहाँ पे? मेडिटेरियन मेडिटेरियन सी। सी ना। ये है आपका मेडिटेरियन सी। ठीक है, चलो आगे एक न्यूज देखते हैं, और है छोटा छोटा न्यूज होंगे आप। डिफेंस नेवी, डिफेंस नेवी, नेवी फोर्स में जो है इस चीज को इनकर्शन किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। क्या चीज को? दृष्टि 10। ये ड्रोन क्या है? ड्रोन है। तो क्या दृष्टि 10 स्टार लाइनर, ए मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस अनमेन्ड एरियल व्हीकल, इसका नाम है पूरा। ठीक है ना, माले। तो माले क्या है? एक ड्रोन है, और मीडियम एल्टीट्यूड, ज्यादा हाइट पे नहीं, मीडियम हाइट पे रहेगा ये। तो ये क्या और है? इट इज एन इंटेलि सर बोलो बोलो। यूएवी क्या? ये यूएवी फुल क्या फॉर्म है? है इसका अच्छा। एरियल, वो है अनमैन्ड एरियल व्हीकल। मतलब कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल मतलब कि इस पे कोई आदमी नहीं चलेगा, ये मतलब रिमोट से चलेगा, कंप्यूटर से चलेगा, समझे? अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ओके ठीक है, ओके, समझे। हाँ। तो कहता है क्या? ये क्या है? इट इज एन इंटेलिजेंस सर्विलेंस एंड रिकॉन्सनेंस प्लेटफॉर्म विथ ए 36 आवर इंडोरेंस विथ ए 450 केजी पेलोड कैपेसिटी। ये 450 केजी वेट लेके और क्या कर सकता है ये? मतलब पेलोड कैपेसिटी है इसमें ईंधन का। तो इतना कैपेसिटी के साथ ये 36 घंटा तक हवा में रह सकता है, बहुत ज्यादा है। अब कहता है क्या? ये जो है ओनली ऑल वेदर मिलिट्री प्लेटफॉर्म, और ये हर वेदर में क्या करेगा? मिलिट्री परफॉर्म कर सकता है। ठीक ना, इनको ये सर्टिफिकेट मिला हुआ। कहता है इज अप्रूव्ड बाय अप्रूव्ड फॉर फ्लाइंग इन बोथ सेग्रीगेटेड और अनसेग्रीगेटेड एयर स्पेस। मतलब किसी भी एयर स्पेस में, किसी भी मौसम में, कहीं भी ये लैंड हर चीज कर सकता है। कौन? दृष्टि 10 ड्रोन। और 70% जो है ये इंडिजीनियस, मतलब इंडिया के द्वारा बनाया गया, 30% दूसरे द्वारा। और इसको नेवल ऑपरेशन में शामिल किया जाएगा। फिर देखिए एक है ग्रीस कंट्री, इन्होंने क्या किया है? जो सेम सेक्स कपल होता है, तो वो लीगलाइज, मतलब वो जो शादी करेंगे उनको लीगलाइज कर दिया गया है। और बच्चा को भी वो अडॉप्ट कर सकते हैं। मतलब लड़का लड़का है या लड़की लड़की है तो अपने में शादी कर सकता है, और चाहे तो वो बच्चा को भी अडॉप्ट कर सकता है। तो इसको लीगलाइज कर दिया गया किस कंट्री में? ग्रीस में। ग्रीस। लेकिन हाँ, लेकिन वो लोग सर्वेट करके बच्चा नहीं प्रोड्यूस कर सकते, ये भी बोला गया। एक देखो, पेप्सिको क्या है? तो पेप्सिको ने एक पोटैटो के वैरायटी पे क्या किया है? पेटेंट करवाया है आपने। तो इसको शुरू में क्या हुआ? कोर्ट ने डिस्कार्ड कर दिया था, बोला कि नहीं आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। फिर ये हाई मतलब हायर को दिल्ली हाई कोर्ट में जाके अपील किया, तो फिर ये केस जीत गया। तो एक्चुअली हमको समझना है कि C5 क्या होता है, या इसी को बोलते हैं FL2027। ये क्या है? तो एक आलू का वैरायटी है जिसको क्या किस चीज में यूज किया जाता है? वो जो लेज का, ये जो लेज है ना, चिप्स, चिप्स किससे बनता है? आलू से। तो ये जो चिप्स बनता है ना, आलू वाला चिप्स, ये इसी वैरायटी का यूज करता है, C5 या FL2027 का। ठीक है, इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया था? यूएस ब्रीडर के द्वारा डेवलप किया गया था 1996 में। जो किसके लिए काम करता है ये? पेप्सिको कंपनी। ठीक है, अब इसकी खासियत क्या है इस वैरायटी की? हाई इन ड्राई मेटर, ये बहुत सूखा होता है, इसमें शुगर क्वांटिटी बहुत कम होता है, इसमें मॉइस्चर भी बहुत कम होता है। तो और ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है? ये जल्दी खराब नहीं होता है। PepsiCo introduced the FC5 variety in India in response to a crop failure that led to shortage of लीची। तो इंडिया में इस वैरायटी को क्यों ग्रो करवाया था? तो इसलिए करवाया था क्योंकि लेज जो चिप्स बनने के लिए आलू चाहिए था उसकी कमी हो गई थी, इसलिए। ठीक है, तो अब ये सब लिखा है कि इसमें कोर्ट तोर्ट में गया, मामला गया, हमको वो सब उतना नहीं समझना। ठीक है, तो चलिए आज का खत्म करते हैं, और कल फिर देखते हैं। जिनको PDF चाहिए तो हमारे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू।